तो रमेश जी, जैसा कि मैंने देखा इतिहास समागम 1.0 में गणपति जी ने आपको गले लगाया, वो मोमेंट कैसा था कि इतने साल से जयपुर रह रहा है, क्या करेगा, हमें तो नहीं लगता कोई रिजल्ट देगा। आरपीएससी की पेपर की स्ट्रेटेजी क्या रहती भाई है? फिर आपको कहाँ से लगा कि आपको फर्स्ट एड की तैयारी करनी है? उस दौरान मेरे चाचा मेरे साथ रहे। वो और कई ऐसे लोग भी है ना जो टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, जैसे मैं लिस्ट देखता हूँ फर्स्ट आ रखी है। प्रतिभा रमेश जी राजपुरोहित, जो कि गणपत सिंह जी के भतीजे हैं और स्कूल व्याख्याता, इतिहास में आपका चयन हुआ। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। हमारे साथ में है रमेश राजपुरोहित, जिन्होंने अभी स्कूल व्याख्याता एग्जाम क्रैक किया है और 213वीं रैंक हासिल करी है, जो गणपत जी सर के भतीजे। तो सबसे पहले रमेश जी, आपका हमारे इस सक्सेस स्टोरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भवानी जी, इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, तो रमेश जी, जैसा कि आपकी स्कूलिंग बाहर हुई है, फोगेरा गांव से वैसे आप बिलोंग करते हो, आपकी स्कूलिंग जयपुर में ज़्यादातर हुई है। तो थोड़ा सबसे पहले मैं बताऊं, इससे पहले आप बताइए कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कॉलेज वगैरह कहाँ से हुई है? वैसे प्रारंभिक शिक्षा मेरी रामसर से हुई और प्रारंभिक शिक्षा रामसर से करने के बाद मैं बाड़मेर आ गया जी। और मयूर नोबल्स से मैंने अपनी बाकी वाली शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में 2012 में मैं जयपुर चला गया और जयपुर से बाकी वाली मेरी जो शिक्षा है वो जयपुर से मैंने ग्रहण की। और जयपुर जाने के बाद मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंसी में एडमिशन लिया और वहां से मैंने अपना बीए उत्तीर्ण किया और बीए उत्तीर्ण करने के बाद में मैंने पीजी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से किया और साथ में मैंने बीएड सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज से किया। तो आप स्कूल टाइम में एवरेज छात्र रहे, बिलो एवरेज रहे या फिर एवरेज अबव एवरेज रहे? वैसे भवानी जी, जो मैं पढ़ाई में हमेशा से मैं अच्छा रहा, अच्छा। मतलब ना ज्यादा कमजोर रहा और ना ज्यादा इतना ब्रिलियंट रहा। मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ जी। 10th और 12th में कितना परसेंट? 10th में मेरे 80 और 12th में भी मेरे 80 के आसपास परसेंटेज थे। अच्छा, फिर तो सही था। तो आप मतलब ज्यादातर गांव नहीं रहे ना? नहीं, मैंने जो ज्यादातर मैंने जो लाइफ है वो हॉस्टल्स में मैंने गुजारी। हॉस्टल्स में गुजारने के बाद में मैं बाड़मेर रहा, बाड़मेर में मैंने भी ज्यादातर हॉस्टल्स में गुजारी। उसके बाद में मैं जयपुर चला गया, फिर वहां में हम आपस में फ्लैट शेयर करके रहते थे। अच्छा, तो बचपन मिस कर दिया? हाँ, बचपन आप कह सकते हो कि बचपन जरूर मैंने मिस किया। गांव का बचपन? हाँ, गांव का जो बचपन होता है ना, वो मैंने मिस किया। इस चीज को मैं कह सकता हूँ। टायर चलाया कभी गांव की गलियों में? नहीं, टायर नहीं चलाया मैंने गांव की गाड़ी। नहीं, गांव मैं कह रहा हूँ ना, बचपन मैंने बहुत मिस किया क्योंकि ज्यादातर मेरी लाइफ हॉस्टल्स में गुजरी और जो शिक्षा मेरी है वो ज्यादातर जो जयपुर में भी मेरी। बैक बेंचर रहे? नहीं, कभी नहीं रहे। कभी नहीं रही। मैं हमेशा से आगे बैठने वाला स्टूडेंट था और अनुशासित होकर पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट रहा मैं हमेशा। हाँ, डिसिप्लिन है तभी सक्सेस मिलती है। जी, डिसिप्लिन स्टार्टिंग से रहा। मैंने प्रारंभिक शिक्षा से लेके और आज तक की लाइफ में अनुशासित होके पढ़ाई करना मेरा एक मतलब एक नियम बना लिया मैंने अपनी जिंदगी में। जी। तो पापा क्या करते वैसे? जी, जो मेरे पापा हैं वो उनकी एक किराने की शॉप है। अच्छा। गुजरात में वहाँ उनका किराने की शॉप है जिसके माध्यम से जो हमारे परिवार का है वो गुजारा चलता है। अच्छा जी। तो फिर जयपुर वगैरह आगे आपकी कॉलेज होगी, पोस्ट पीजी कंप्लीट किया और पीजी करने के साथ साथ मैंने बीएड कर लिया था सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज में। अच्छा जी। ओके, फिर आपकी तैयारी बीए के दौरान मैं असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करता था। ये एग्जाम है जो यूपीएससी आयोजित करवाता है। लेकिन इस पेपर में जो मेरा है इंग्लिश वाला पार्ट बहुत ज्यादा कमजोर था, इस वजह से मैं कभी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया। मतलब वो थोड़ा सा मलाल रह गया मेरे को। कितने बार एग्जाम दिया? मैंने एसी का जो एग्जाम है वो 3 बार दिया और 3 बार मैं इंग्लिश की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर आपको कहाँ से लगा कि आपको फर्स्ट एड की तैयारी करनी है? उस दौरान मेरे चाचा मेरे साथ रहे, वो उस समय आरएएस मेंस दे रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने यूपीएससी मेंस भी दिया। तो उस दौरान उन्होंने मुझे समझाया कि जिंदगी में एक बैकअप होना जरूरी है, क्योंकि मेरा बीएड के प्रति कभी रुझान था ही नहीं। क्योंकि मैं टीचर बनना नहीं चाहता था, माइंड में ऑप्शन भी नहीं था ही नहीं, और मैं कभी बीएड करना ही नहीं चाहता था। ये मुझे चाचा ने समझाया कि लाइफ में ऑप्शन होना जरूरी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू बीएड कर ले। फिर उनके कहने पे मैंने सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से मैंने बीएड किया। और बीएड करने के बाद में मैंने पिछला स्कूल व्याख्याता का एग्जाम दिया था। अच्छा। उस स्कूल व्याख्याता के मतलब परीक्षा में मैं कुछ मार्जिन से रह गया था। जी। फिर उस पहले मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी उनसे। चाचा मैं बाड़मेर आया, बाड़मेर मैंने चाचा के साथ रह के 14 महीने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी यहाँ पे। अच्छा। और चाचा का भी ये मतलब दूसरा बैच था, उससे पहले भी उन्होंने पढ़ाया था, उसके बाद भी इनका दूसरा बैच था। पहले वाले बैच में कब सिलेक्शन आए थे? हाँ, पहले वाले बैच में सिलेक्शन थे, हमारे बैच में भी काफी सिलेक्शन हुए थे। और इस बार तो 400 प्लस? हाँ, इस बार
400 प्लस सिलेक्शन। हाँ, इतिहास समागम 1.0 में देखा ही। जी जी जी। सही है। तो फिर स्कूल व्याख्याता एग्जाम अभी आपने पास किया, 213वीं रैंक है आपकी, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ा, सेकंड पेपर कहाँ से किया? देखो, मुझे पिछले एग्जाम का अनुभव था। हाँ, ये तो है। देखो, उस अनुभव के आधार पे मैंने चाचा ने मुझे एक प्रॉपर रणनीति बताई। क्योंकि ये कोविड काल आ गया था बीच में, 2 से 3 साल कोविड काल रहा। उस काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हिस्ट्री पॉइंट ये अभी हिस्ट्री पॉइंट आ गया था। हाँ। ये हिस्ट्री पॉइंट प्लेटफॉर्म आ गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस प्लेटफॉर्म के दौरान मेरे को भी ऑनलाइन कोर्स चाचा ने दे रखा था। तो उस ऑनलाइन कोर्स को की सारी क्लासेस मैंने ली और अपने खुद के स्वयं के नोट्स बनाए। कितने टाइम में पूरी की? मैं प्रत्येक दिन में 3 से 4 वीडियो देखता था और उसको लिखता था और साथ में रिवीजन भी करता था। अच्छा। क्योंकि हमें काफी समय मिल गया था, स्कूल लेक्चर की तैयारी करने में काफी समय मिल गया था तैयारी के दौरान। अच्छा। उस समय का मैंने सही सदुपयोग किया और वो प्रॉपर अपने नोट्स बनाए। और निरंतर मुझे चाचा प्रोत्साहित करते रहते थे कि कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। फिर मैंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास, इन सब के मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए थे खुद के। अच्छा। वीडियोस देख के। सेकंड पेपर पूरा गणपत जी से? सेकंड पेपर मैंने जो इतिहास वाला जो पूरा पोर्शन है वो चाचा के नोट से, हिस्ट्री पॉइंट वगैरह। हाँ, हिस्ट्री पॉइंट के नोट से पढ़ा। और उसके अलावा मैंने एक आर्य कंपटीशन की एक बुक आती है, साथ में वो मैंने आधुनिक के कुछ पोर्शन मैंने वहां से, क्योंकि थोड़ा सिलेबस रह गया था, क्योंकि काफी लेंथी सिलेबस था। हमारे टाइम में पहली बार ऐसा हुआ था कि आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर का सिलेबस थोड़ा चेंज किया था। उसमें कुछ जोड़ा था, कुछ हटाया था उस सिलेबस में। ओके। और फर्स्ट पेपर में तो 10 सब्जेक्ट है उसका। फर्स्ट सब्जेक्ट की देखो बात की जाए तो 10 से 12 सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं। हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री से सेलेक्टेड हूँ। तो हिस्ट्री का पोर्शन तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं हिस्ट्री से मेरी तैयार थी। उसके बाद मैंने स्कूल मैनेजमेंट का जो पोर्शन था वो चाचा ने पढ़ाया, मैंने उनके वीडियो भी देखे। उसके साथ में मैंने एक कलाम पब्लिकेशन की जो एस यादव सर की बुक आती है, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। और उसके अलावा जो राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, ये मैंने सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का कोर्स परचेज कर रखा था। अच्छा। हाँ, इस कोर्स की क्लासेस देखी और अपने खुद के नोट्स बनाए। और उस नोट्स को बना के मैंने निरंतर अभ्यास किया उन नोट्स का। कुछ सब्जेक्ट आपने स्किप कर दिए? हाँ, जैसे मेरा जो है ना वो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ये तीनों वाला पोर्शन बड़ा कमजोर रहा, हमेशा से रहा मेरा, मतलब बनी नहीं, आप ये कह सकते हो। क्योंकि एसी की तैयारी के दौरान भी मेरी इंग्लिश काफी वीक रही थी। ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया। चाचा ने मुझे प्रॉपर रणनीति बताई थी पेपर देने से पहले और तैयारी के दौरान कि ये पोर्शन छोड़ देना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हाँ, स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करो। तो मैं मतलब 75 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैं 55 क्वेश्चन पे खेला। अच्छा। हाँ, और जो अंतिम उसमें रहा, जो मेरे 38 क्वेश्चन कटा के सही रहे फर्स्ट पेपर में। हाँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा कमजोर रहा। इसमें ऐसा है ना, कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए? 40 प्लस वाला मतलब अच्छी कैटेगरी में आ जाता है। 40 प्लस क्वेश्चन मतलब कि 80 से ऊपर नंबर। हमें मतलब इतने टारगेट रख के चलना चाहिए। जी जी। ओके, फिर बाकी सब्जेक्ट वो कैसे? बाकी सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट मैंने एस यादव सर की बुक से पढ़ा था। ठीक है। और ज्योग्राफी और बाकी मैंने सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का कोर्स परचेज कर रखा था। बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने वहां से तैयार किए और उनकी वीडियोस देख के वो प्रॉपर अपने नोट्स बना लिए थे। हो गया। और स्पेशल कुछ सलाह देना चाहोगे जैसे कि टेस्ट सीरीज के बारे में? जी, जैसे मैंने आपको मतलब स्कूल लेक्चर की तैयारी, जैसे मेरा सिलेबस हो गया था, स्कूल लेक्चर की तैयारी करने के लिए मैं, जैसे मेरा सिलेबस हुआ उसके बाद में मैं कुछ समय के लिए सूरतगढ़ गया था। ओके। तो उस सूरतगढ़ की जर्नी के दौरान मैंने वहां जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो उसका मुझे मतलब काफी फायदा मिला। हाँ, फायदा ये मिला, आप ये कह सकते हो कि मैंने छोटे टेस्ट नहीं दिए वहां रखे। मैंने चाचा के बताए अनुसार मैंने हमेशा बड़े टेस्ट दिए। फुल टेस्ट मतलब? छोटे मतलब एक वहां डेली शेड्यूल होता है। अच्छा। उसको मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने बड़े टेस्ट वहां दिए मैंने सारे। ओके जी, मतलब 7-7 दिन। जी। अच्छा। हाँ, तो उस बड़े टेस्ट के दौरान मुझे काफी अच्छा फायदा मिला वहां सूरतगढ़ में रह के। जी। तो जैसा कि आप जो है पिछले एग्जाम जो था ना, इससे पहले वाला फर्स्ट ईयर, उसमें जो है कुछ मार्क्स जो है रह गए थे और अभी वाले में आपका हो गया, तो मतलब क्या इम्प्रूवमेंट किया? और कई ऐसे लोग भी है ना जो टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, जैसे मैं लिस्ट देखता हूँ फर्स्ट आ रखे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। वैसे मेरे है ना हमेशा से, मैं टेस्ट सीरीज में बहुत कम मार्क्स आते थे वहां पे, लेकिन मैंने कभी अपने आप को मतलब निराश नहीं होने दिया कि कोई बात नहीं, मार्क्स अपन आरपीएससी में ले आएंगे। सही बात है, सेल्फ डाउट नहीं होगा। हाँ, मतलब मेरे कई दोस्त मजाक भी उड़ाते थे कि नंबर कम आ रहे हैं। उस तैयारी के दौरान मैंने बहुत सारी मतलब स्ट्रगल, उस टेस्ट सीरीज के दौरान मैंने काफी स्ट्रगल फेस किया। पर नंबर कम आते सेल्फ डाउट आ जाता है ना? हाँ, नंबर कम आते आ जाता, लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मैं
अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं वीडियोस देख रहा था। एक्चुअली क्या है ना, जो टेस्ट सीरीज होती है ना, वो आज आज अपन पढ़ के गए, हाँ। शाम को उसका टेस्ट है। मैं कभी उनका शेड्यूल को फॉलो नहीं करता था, मैं अपने अनुसार तैयारी करके जाता था, इसलिए मेरे को मार्क्स में से कम आते थे। अच्छा, एक तो उनका आरपीसी के क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, उनका भी अलग हाँ। होता होगा उसमें, है ना? हाँ जी, तभी तो अपने से मैंने डेली शेड्यूल को फॉलो नहीं किया। हाँ, बड़े टेस्ट होते थे, हाँ। उसमें मैं अच्छे से प्रिपरेशन करके जाता था, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ ओके, जाते वैसे टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए? मेरा वैसे देखो, मेरा मानना ये है, टेस्ट सीरीज आप तब ज्वाइन करें जब आपका एक बार सिलेबस अच्छे से हो जाए। सही है। आप आरपीएससी जो स्कूल लेक्चर का जो सिलेबस जो जारी करती है, उसके प्रत्येक बिंदु तक पहुंच जाए। उस बिंदु को पढ़ने के बाद में अच्छे से फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। आप उस बिंदु को पढ़ने के दौरान, मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा प्रैक्टिस सेट होना जरूरी है। एक अच्छा जो प्रैक्टिस सेट होता है, एक मानक प्रैक्टिस सेट होता है, जो आरपीएससी के मानकों को पूरा करता है, बिल्कुल। वो अच्छे एक प्रैक्टिस सेट होना जरूरी है। आरपीएससी की पेपर की स्ट्रेटेजी क्या रहती है? देखो, हम एक पेपर आरपीएससी के पेपर की एक स्ट्रेटेजी ये रहती है कि जो 65 क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं। इजी होते हैं, मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट पेपर होता है वो। ओके। और जो 20 से 25% जो क्वेश्चन होते हैं ना, 20 से 25% जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं। हमारा ध्यान हमेशा जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, वहां जाता है। उसके हम जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, मेजर पोर्शन हम वो छोड़ देते हैं। हाँ। तो ये मेरे साथ पिछला जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम था, उसमें मेरे साथ यही हुआ कि मैं सिंपल क्वेश्चन गलत कराया और जो टफ क्वेश्चन थे वो सही करके आया। अच्छा। तो उस कमी को मैंने सही किया। और क्या कमी आ रही थी पिछले एग्जाम में? और पिछले एग्जाम में जैसे मेरा हिस्ट्री उस समय इतना प्रॉपर तैयार नहीं था, तो इस बार मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी थी। और दूसरा है कि मेरा अभ्यास अच्छा था, मैंने मानक जो प्रैक्टिस सेट थे उनको निकाल लिया था। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस था मेरा, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इस बार अच्छा था कि मुझे पता था कि मैं अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाऊंगा। आपका 4-5 बार नेट और सेट भी हो हाँ रखा है? जी, मैंने 5 बार नेट क्वालिफाइड किया और साथ में मैंने सेट भी क्वालिफाइड किया। तो 2018 में पहली बार नेट हो गया था, क्योंकि मेरी वैसे देखा जाए ना तो 18 से पहले इतिहास में कोई रुचि नहीं थी, मतलब इतिहास मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे मैंने यहाँ आके बाड़मेर में चाचा के साथ में ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया, तो इतिहास में मेरी धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। अच्छा। उस रुचि को जैसे जैसे जागृत किया, तो 18 में मेरा पहली बार नेट हो गया था। इतिहास को जीने सीख गए। हाँ, इतिहास में जीना सिखा दिया था चाचा ने मुझे ऑफलाइन क्लासेस में जी। तो जैसा कि रमेश जी, आपकी जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सब जयपुर से हुई है, तो आप मतलब काफी लंबे समय से जयपुर से? जी, मैं जुलाई 2012 में मैं 12th करने के बाद मैं जयपुर चला गया था। और वहाँ पे मेरी जो कॉलेज लाइफ है, वो कॉलेज मेरी जयपुर से हुआ। और उसके बाद में पीजी और बीएड भी मैंने जयपुर से किया। तो जयपुर के लिए कहा जाता है ना कि आप जयपुर जाते हो तो कम समय में ही वहां से निकल लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपका मन हाँ, ये आप कह सकते हो। जैसे कि मुझे जयपुर की गलियां और जयपुर के लोग और जयपुर का एनवायरनमेंट तीनों ही भाग गया था। फिर निकलने नहीं देगा, फिर वो निकलने नहीं देता आपको। आज भी मुझे जयपुर मुझे बहुत याद आता है। जयपुर में बड़ा मिस करता हूँ वहाँ, क्योंकि मुझे एक तो देखो वहाँ एक अच्छा माहौल मिल गया, वहाँ मुझे अच्छे दोस्त मिले। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा, अगर मैं कोई अपना अचीवमेंट मानता हूँ, तो वो है कि मुझे हमेशा से अच्छे दोस्त मिले। जयपुर ने बहुत कुछ सिखाया। जयपुर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और एक अच्छे दोस्त होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मुझे वहां मिले जयपुर। कुछ नाम बताओ ना दोस्त। जैसे मेरे दोस्त हैं, जैसे कॉलेज लाइफ है मेरे साथ में, जैसे अविनाश मेरा रूममेट रहा, मैं मिला भी हूं। हाँ, उनसे आप मिले हो, तो वो अभी वरिष्ठ अध्यापक हैं सामाजिक से। अच्छा जी। और सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ मुझे भावेश जैसा दोस्त मिला, जो फिलहाल आरएएस में एसडीएम के रूप में सेलेक्ट हुआ है। भावेश और जो मेरी सिस्टर है पूनम, उनका हमेशा से सहयोग रहा। उन्होंने मुझे हमेशा एक प्रोत्साहित किया उस तैयारी के दौरान। हाँ, और उसके साथ में ऐसे कई सारे जैसे दोस्त हैं, कई बार अपन क्या है कि नाम नहीं ले पाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्तों का सहयोग रहा। स्पेशली जैसे मेरे एक चाचा हैं गोविंद करके, वो वैसे मेरे से एज में छोटे हैं, मैं चाचा ही बोलता हूँ, मतलब गोविंद ही बोलता हूँ। तो उनका काफी सहयोग रहा। उन्होंने हमेशा मुझे एक प्रोत्साहित किया पढ़ाई के लिए। जब आपका टफ टाइम होता है ना, तब उन्होंने मुझे हमेशा एक सपोर्ट किया, एक एज ए बैकअप के रूप में वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो उनका सपोर्ट रहा। और भी मेरे जैसे कई रूम पार्टनर थे, तो जैसे एक हमारे राहुल भैया हैं, कौशल हैं, तो इन सब का सहयोग रहा। इन्होंने मुझे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स दी। तो उस तैयारी के दौरान जब भी कभी मतलब मैंने स्ट्रगल किया, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो रमेश जी, जैसा कि मैंने देखा इतिहास समागम 1.0 में गणपति जी ने आपको गले लगाया, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? देखो, मैंने हमेशा से चाचा के पैर छुए, तो मेरे लिए वो गौरवान्वित करने वाले पल थे, क्योंकि उनको गले लगाना मेरे लिए एक मतलब एक लाइफ का मेमोरेबल पल बन गया।
क्योंकि मैं हमेशा से मतलब उनमें अपना पूरा परिवार देखता हूं। तो मेरे लिए जो पल था बड़ा मतलब कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मेरी आंखों में उस दिन आंसू थे, क्योंकि मैंने हमेशा से उनके पैर छुए और पहला ऐसा मतलब एक सुखद अनुभव था कि मैं उनके गले मिला। आप इस बात को करते हुए आपकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हाँ, मेरी आंखों में अभी भी आंसू है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मेरे साथ में आज मेरी जो स्कूल लेक्चर की जर्नी है उसको सफल बनाने में उनका पूरा सहयोग रहा। उनके सहयोग के बिना ये कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इतिहास में उन्होंने जीना मुझे सिखाया। इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, इतिहास को कैसे जिया जाए, वो सब उनकी देन है। चलो बातों बातों में आपसे एक चीज पूछता हूँ कि गणपति सर की कौन सी बात जो है आपको ज्यादा प्रेरित करती है, कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जो कि आज के स्टूडेंट जो है गणपति सर में सबसे पहली बात है ना सर की, सर परिस्थितियों से कभी नहीं पीछे नहीं हटते। बहुत सारी ऐसी सर के सामने मैंने उन परिस्थितियों को बहुत करीब से देखा भी है सर के साथ रह के। तो सर हमेशा परिस्थितियों का डट कर सामना करते हैं और डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। सुबह मतलब क्लास लेना मतलब लेना, ऐसी कई सारी मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते, लेकिन एक नियमित बच्चों के प्रति जो उनका डेडिकेशन है ना कि बच्चों के लिए मुझे अपना 100% देना है, हमेशा सोचते हैं कि मैं कुछ नया करूं। ये चीजें मैंने एक तो उनका स्ट्रगल मैंने देखा, बहुत करीब से देखा कि उनके साथ रह के मैंने उनके स्ट्रगल को देखा है। शाम को 3 बजे सोते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने उनके स्ट्रगल को मैंने बड़ा करीब से देखा है। वैसे मुझे उनमें सबसे अच्छी चीज लगती है उनका एक आदत है ना, माफ करना। सामने वाले ने कितनी गलती की उनको माफ कर देते हैं। वो देखते सब है, हाँ, वो ऑब्जर्व सब करते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। उनकी है ना एक सबसे बड़ी मुझे खासियत लगती है कि द्वेष की भावना नहीं रखते किसी के प्रति, चाहे कोई भी हो। उनके अंदर ये चीज मैंने देखी है, द्वेष की भावना किसी के प्रति नहीं, क्योंकि कंपटीशन बड़ा जमाना है आज के समय में, ऑनलाइन ऑफलाइन जो पूरा मार्केट है, लेकिन वो हमेशा सबके लिए प्रेम है उनके प्रति और उनका धैर्य भी। हाँ, सबसे बड़ी अच्छी बात है, एक तो उन्होंने विषम परिस्थितियों में रह के चीजों का सामना करके मतलब वो निकले। सही है जी। तो अभी अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि टांग खिंचाई गैंग जी, इसका कितना रोल है आपकी लाइफ में, और कभी इससे मोटिवेशन मिला? काफी मोटिवेशन हर किसी के लाइफ में मतलब मुझे काफी मोटिवेशन मिला। सबसे पहला मतलब परिवार में भी होता है, आपके जो वेल विशर होते हैं सबके परिवार में होता है, मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है कि इतने साल से जयपुर रह रहा है, क्या करेगा, हमें तो नहीं लगता कोई रिजल्ट देगा। ये चीजें मुझे तो कम सुनाई जाती थी, चाचा को पीछे ज्यादा सुनाई जाती थी, क्योंकि जयपुर जो भेजने का डिसीजन था, क्योंकि मेरे पापा, मैंने आपको बताया कि वो दुकानदार हैं, वो पढ़ाई के बारे में ज्यादा नहीं समझते। उन्होंने हमेशा चाचा पे भरोसा किया। सही बात है कि जो गणपत करेगा वो सही करेगा। उनको, मेरे पापा को हमेशा भरोसा था, तो चाचा ने मुझे भेजा। तो मेरे से ज्यादा टांग खिंचाई उनकी होती थी, मतलब मेरी मम्मी तक भी उनसे पूछती थी कि कब परिणाम देगा। मेरे चाचा हमेशा कहते थे थोड़ा धैर्य रखो, अच्छा परिणाम देगा और सुखद परिणाम देगा। और जब मेरे लिए वो खुशी का पल था जब मेरे चाचा मुझे ज्वाइन करवाने के लिए, जो मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि के रूप में मेरे साथ चले, तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। तो तब मतलब एक ऐसा पल था, उस दिन मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि आप ये होता है कि आप अपने गांव में जाके, जिस गांव में जन्म हो, जिस गांव में जन्म हुआ उस गांव में, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि उस गांव में आप पढ़ाने जा रहे हो। गणपति जी के साथ भी ये हुआ। हाँ, उसी स्कूल में बड़ी चाचा 2012 में चाचा ने वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अपनी जो प्रथम सेवा है वो भी गांव में दी थी, और मैंने भी अपनी जो प्रथम सेवा है वो गांव में दी, उसी स्कूल में। तो मतलब एक बड़ी प्रेरणा मिलती है उनसे मैंने हमेशा सीखा है। ये अच्छा था जी। तो रमेश जी, इस उतार चढ़ाव भरी जर्नी में किन किन लोगों का योगदान रहा? देखो, सबसे पहला जो सहयोग होता है वो आपके हमेशा परिवार का रहता है। परिवार आपके पीछे बहुत स्ट्रगल करता है। सही है। तो उस परिवार में मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, ठीक है, और उसके बाद में अगर बात की जाए जो मुझे स्कूल लेक्चरर बनाने वाले मेरे चाचा, उनका सहयोग रहा हमेशा से। उन्होंने मुझे हिस्ट्री जीना सिखाया, हिस्ट्री को कैसे मतलब पढ़ा जाए, हिस्ट्री में कैसे रुचि जागृत की जाए, क्योंकि मेरी हिस्ट्री में पहले रुचि नहीं थी। उसके चाचा के साथ चाची का भी सहयोग रहा, उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। और उसके अलावा मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे पीछे हमेशा सपोर्ट बन के खड़ा रहा। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो आपकी बात होती है दोस्तों की। तो दोस्तों की बात की जाए तो मैंने ना जयपुर की जर्नी के दौरान बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त पाए, भाईचारा पाया कभी? हाँ, दोस्त पाए। मेरा हमेशा से एक व्यवहार रहा है कि मैंने हमेशा सपोर्ट ही किया, किसी का मतलब कोशिश की है कि मैं हमेशा सपोर्ट करता था।
जितना हो सके उतना मैंने, मतलब कह सकते हो आप भलाई का काम करते हैं, तो भलाई का काम किया। उस दौरान मेरे कई अच्छे दोस्त मिले। जैसे सबसे अच्छी बात की जाए तो मेरे जो कॉलेज फ्रेंड है उनमें से अविनाश, मैं जानता हूँ। हाँ, जो वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक हैं, और मेरे रूममेट कौशल, राहुल भैया, उनका भी मेरे पीछे काफी सहयोग रहा। उसके अलावा बात की जाए ना तो मेरा एक दोस्त है भावेश, जो वर्तमान में अभी एसडीएम बना, उससे पहले असिस्टेंट कमांडेंट राजसा साहब। और मेरी जो सिस्टर है पूनम, उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने मुझे हमेशा से एक, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे मतलब हर समय वो मेरे साथ खड़े रहे। उनको मेरे पे भरोसा था। मेरा जो दोस्त है भावेश को, उसको हमेशा से मेरे पे भरोसा था कि तू अच्छा करेगा। उसके अलावा मेरा एक दोस्त है पंकज, जो वर्तमान में युवा कौशल अधिकारी हैं, गांधीनगर में पोस्टेड है। उसका बड़ा सहयोग रहा। उसने हमेशा मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स दी। और उसके अलावा बात की जाए ना उस तैयारी की जो लास्ट जर्नी के दौरान, वो मेरी एक फ्रेंड है, इंग्लिश से लेक्चरर है, मीनाक्षी शर्मा, उसका बड़ा सहयोग रहा। उसने मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स, और एक मेरे अंदर एक, जब लास्ट टाइम आपके एग्जाम का जो लास्ट टाइम होता है ना, उसके अंदर आपके अंदर ऐसे ख्याल आ जाते हैं, आप नहीं कर पाओगे, आपको हिस्ट्री याद नहीं रह रही है। तो उस दौरान काफी मेरे जो दोस्त है मीनाक्षी शर्मा का काफी सहयोग रहा। उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बूस्ट किया कि तू कर लेगा। और चाचा का सहयोग तो रहा ही रहा। उन्होंने हमेशा, वो मुझे एवरी एंड ईच डे वो कॉल करके मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देते थे। एक, तू कर लेगा, कौन सा पोर्शन कहाँ अच्छा है, कहाँ कमजोर। परिवार में मतलब रहने का ये फायदा होता है कि जैसे चाचा के साथ जो मैंने जो जर्नी स्टार्ट की, तो उन्होंने मुझे आखिर में स्कूल लेक्चर बना के छोड़ा। हाँ, उस मतलब तैयारी के दौरान जैसे मुझे जो मेरे छोटे चाचा हैं, छोटे चाचा के मेरे से एज में छोटे, मैं उनको गोविंद बोलता हूँ, तो उनका काफी अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने हमेशा मुझे बूस्ट किया उस तैयारी के दौरान, हमेशा बूस्ट किया। मैं कई बार कमजोर पड़ गया, लेकिन उन्होंने हमेशा बूस्ट किया कि तू कर लेगा, खुद पे भरोसा रख, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वो खुद भी आ रहे हैं। हाँ, अभी वर्तमान में वो भी 245वीं रैंक के साथ में आरएस के लिए सेलेक्ट हुए। तो रमेश जी, जो अभी हिस्ट्री में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, पहली तो मेरी ये सलाह है कि एक तो वो नियमितता बनाए रखें, और साथ में एक सीमित संसाधनों का प्रयोग करके, मतलब सोर्स अपने जो है ना वो सीमित रखें, सीमित सोर्स को रखें, ज्यादा सोर्स ना, क्योंकि हिस्ट्री ऐसे अथाह सब्जेक्ट है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आरपीएससी का पूरे एक अच्छे से सिलेबस को देखें। सिलेबस को देखने के बाद में सीमित संसाधनों को रखें अपने पास, सीमित जो सोर्स होते हैं आपके। उसके अलावा आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन खुद पे भरोसा रखें। और आप अपनी लाइफ में ऐसे 2-3 दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त नहीं बनाए जो आपको मतलब डिमोटिवेट करते हो, मोटिवेट करने वाले दोस्त बनाएं, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हो, आपको हमेशा बूस्ट करते हो। वैसे आप दोस्त अपने आसपास बनाए रखें। और नियमितता तो बनाएं। नियमितता के बनाने के साथ में एक अच्छे मानक प्रैक्टिस सेट का प्रयोग करें, जो मार्केट में है, अवेलेबल हैं बहुत सारे। तो जैसा चाचा बताते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मार्केट्स में प्रैक्टिस सेट है। उसके साथ में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन करें जब आपका सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। डिसिप्लिन का कितना रोल है? हाँ, डिसिप्लिन तैयारी के अंदर सबसे डिसिप्लिन का बड़ा रोल है। हाँ। और रिवीजन किस हिसाब से करना चाहिए? रिवीजन आप सब चीजों को साथ में लेके चलें। जैसे आप अपना जैसे टाइम टेबल फिक्स करें कि आप जैसे 4 से 5 घंटे इतिहास को देते हैं, उसके साथ में 3 से 4 घंटे डेली प्रथम पेपर को दें। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद तो आपका भवानी जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। तो रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे इस चैनल को प्रदान किया। धन्यवाद भवानी जी आपका, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। और दूसरा, मैं आपकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस मंच के माध्यम से, इन मॉक इंटरव्यू के माध्यम से जो एक अभ्यर्थी को अपनी तैयारी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मंच साझा कर रहे हैं। उन सबके लिए मैं आप पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।